Hello friends, welcome to Study IES. So today we are starting our new series that is PRS compilation for the financial year 2019 to 2020. आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसमें काफ़ी डायरेक्टली जो पीआरएस वेबसाइट है उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि जो पीआरएस वेबसाइट है उसको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें 2020 के जो प्रीलिम्स हैं इसके लिए। यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स, बिल्स जो कि आए हैं, ड्राफ्ट जो कि आए हैं, ठीक है, कोई ऐसी स्कीम में अपडेशन आया है, तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू पीआरएस। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? काफ़ी सारे टॉपर्स की वीडियोस में भी आपने सुना होगा कि पीआरएस से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं। सो पीआरएस रिलीज करता है एनुअली पॉलिसी रिव्यू, ठीक है, एनुअल पॉलिसी रिव्यू रिलीज करता है अप्रैल 2019 और मार्च 2020 तक का ये रिलीज़ किया गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप पीआरएस की वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ नीचे भी आपको लिंक दे देंगे इस वेबसाइट वीडियो के। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट से आया है और हमको पता है कि जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेस होते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि पीआईबी हो गया, योजना हो गया। ऐसे ही जो एनुअल पॉलिसी रिव्यू है ये डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसा है कि क्या ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ कवर नहीं होगी? तो हाँ, उसमें कवर हो जाएंगी। बट देखिए, अगर आप इस एनुअल पॉलिसी रिव्यू से कवर करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो बात की जा रही है वो आपको डायरेक्टली मिलेगी, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन जाती हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले सालों के पेपर भी आप एनालिसिस करोगे तो एक दो क्वेश्चन तो कम से कम बिल और एक्ट पे आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे कि सारा जो एनालिसिस है, मतलब कोई भी हमने बिल लिया, अब उसके आर्ग्यूमेंट्स फेवर में या अगेंस्ट क्या क्या है ये भी हम कवर करेंगे। तो आपका जो मेंस का एनालिटिकल पार्ट है दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड हेयर। साथ ही साथ जो कि अपडेटेड है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल पास हुआ और वो अब अपडेट हो चुका है कि या तो वो एक्ट बन चुका है या फिर वो अभी तक राज्यसभा में अटका हुआ है या प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए, तो दीज ऑल थिंग्स वी विल कवर टू गिव यू द करंट स्टेटस ऑफ द बिल। सो comprehensive analysis will be provided of all the bills and this document, that is annual policy review. So before we begin, go to the Study IS channel, subscribe this channel and press the bell icon so that you will get notification of our videos earlier. So let us start with our course. स्टार्ट करते हैं सीरीज को, एनुअल पॉलिसी रिव्यू। तो इसमें सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि कोविड-19 आएगा, फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज, इसमें सारे अलग अलग सेक्टर्स हमने डिवाइड कर दिए हैं फाइनेंस एंड इंडस्ट्री के अंदर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे अलग अलग सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, रेलवेज हुआ, सिविल एविएशन हुआ, रोड ट्रांसपोर्ट हुआ। तो इस तरीके से डिवाइड करके हम चीज़ों को कवर करेंगे। डेवलपमेंट में फिर अपना एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट। फिर सिक्योरिटी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसके लिए भी है लॉ, जस्टिस, डिफेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये आपको एक मैंने हल्का ओवरव्यू दिया। फिर हम बात करते हैं हाइलाइट्स ऑफ ईयर की, कि इस पूरे साल के दौरान क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें या घटना हुई जिस पे हमको नज़र मारने की एक बार ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करें, कोविड-19 आ गया अराउंड मार्च 31 2020 को। लगभग 1000 से ज़्यादा केसेस यहाँ पर नोटिस किए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप विद अ 21-day लॉकडाउन, बट that was extended and that was keep on extending until unlock 1, right? तो यहाँ पे मार्च 2020 पे हमने लॉकडाउन लगा दिया था गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉलिसीज़ थी जिनमें चेंज लाया गया और कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज वो एक पूरा टॉपिक हो जाता है, वो लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, रिलीफ देने के लिए ये लॉन्च किया गया यहाँ पे। फिर एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिसके द्वारा काफ़ी सारे जो टैक्सेशन लॉज हैं, मतलब कि टैक्स देने की जो डेट होती है उसको एक्सटेंड किया गया। और इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपको अपनी ईएमआई देनी है या फिर किसी कंपनी को अपना लोन लिया हुआ जो पैसा है उसका इंटरेस्ट वापस करना है, तो इन सब में कुछ कुछ छूट यहाँ पर दी गई थी। तो ये सारे मेजर्स हमने कुछ लिए। जनरल इलेक्शन 2019 में हुआ, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, दैट इज एनडीए, ये वापस सत्ता में आई। 17th लोकसभा का गठन हुआ।
फिर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक, किस तरीके की हमारी इकोनॉमी परफॉर्म की। तो ऐसा है दैट आवर इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 5% 2019-20। ठीक है, तो अराउंड अराउंड आज का एस्टिमेट इतना है कि 5% तक ग्रो करेगी, बट अभी आप देख सकते हैं कि अलग अलग रिपोर्ट्स रिलीज की गई हैं आईएमएफ वगैरह के द्वारा, तो हम बोला रहे हैं कि लगभग नेगेटिव परसेंटेज में ग्रोथ जाएगा आज हमारा। ठीक है, तो देखते हैं जब रिपोर्ट जब फाइनल डेटा आता है हमारे पास कि क्या ग्रोथ रेट है। आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस करती गई 6.25 से लेकर 4.4, और आज की डेट में इससे भी कम है। ठीक है, तो आरबीआई ने जो रेपो रेट है कम से कम कर दिया है ताकि मार्केट में लोग लोन उठाएं। सबसे पहले बैंक लोन उठाए, बैंक को सस्ते दरों पर अगर लोन मिलेगा तो लोगों को भी मिलेगा, तो लोग भी लोन उठाए सस्ते दरों पर। तो अभी मार्केट में फ्लूइडिटी और लिक्विडिटी लाने के लिए यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स आरबीआई के द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात की गई है कि जो 2019 में जो मार्च में जो इन्फ्लेशन थी ये 5.9% है। ठीक है, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन थी दैट वाज एट 1%। होम अफेयर्स ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि रिपील एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पर किया गया। जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस है उस पूरे स्टेटस को रीऑर्गेनाइज किया गया, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया गया, एक कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आज की डेट में एक्ट बन चुका है, इसको भी पास किया गया, जिसपे काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला। फिर हम बात करते हैं एनआरसी। तो आसाम में जो एनआरसी काफ़ी सालों से जो मुद्दा चला आ रहा था, इसको भी फाइनली यहाँ पर जो लिस्ट है वो पब्लिश की गई, और लगभग 19 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर थे। इन सारे इश्यूज जो मैं बता रहा हूँ, इन सारे इश्यूज को इस पूरी की पूरी पीडीएफ में डॉक्यूमेंट में अच्छे से कवर किया है। सो वी विल डिग आउट ईच डॉक्यूमेंट। ओके, फिर वी विल टॉक अबाउट द फाइनेंस। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके जो नियम है उनमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू टैक्स रेट दी गई, और 15 फाइनेंस कमीशन ने अपनी 2020 से 21 की रिपोर्ट सबमिट की। साथ ही साथ जो टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, टर्म ऑफ रेफरेंस वो वह चीज़ होती है जिसके ऊपर जो फाइनेंस कमीशन है वो अपने सुझाव देती है। उनमें यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किए गए, क्या किए गए हम देखेंगे। साथ ही साथ जो इसका पीरियड है, बेसिकली आप देखोगे जो फाइनेंस ईयर है इसका लगभग पीरियड 5 साल का होता है, बट यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया है इस फाइनेंस मतलब 15 फाइनेंस कमीशन को, जो कि 2025 से बदलकर 2026 तक कर दी गई है। लॉज एंड जस्टिस, अगर किसी इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर आधार कार्ड जो है आपका वो आधार एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, जो कि आधार एक्ट 2016 में आया था, उसमें अमेंडमेंट किए गए। यहाँ पर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के रिकॉग्निशन के लिए एक बिल लाया गया। ठीक है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रक्चर करने को बोला है, जो ट्रिब्यूनल्स का कंपोजिशन होता है। ठीक है, वो भी यहाँ पे वर्डिक्ट आया। फिर आप देखेंगे कि जो लेबर है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने रिपोर्ट की कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये काफ़ी ज़्यादा रही इस साल, लगभग 6.1% रही। कोड ऑन वेजेस बिल लाया गया, जो कि अब बन चुका है, तो ये भी लाया गया, और इसने सारे के सारे जो वेज लॉ थे, लगभग 4 लेबर लॉज थे, उनको क्लब करके एक कोड में बनाने की बात की जा रही है, जिसको पास कर दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करें तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, इसके ऊपर भी कोड लाया गया। देखिए, बिल जो होता है ये इंडिविजुअल होते हैं, और सारे काफ़ी सारे जब बिल एग्जिस्ट करते हैं और उनको क्लब कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम किसी भी तरह का कोड। ठीक है, फिर यहाँ पर हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेडिकल कमीशन बिल 2019 ये भी पास हो गया। इसके भी क्या प्रोविजन, इसके भी कुछ प्रोविजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नेक्स्ट करके आप सुनोगे एनी नेशनल एग्जिट टेस्ट। फिर यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स एक्ट अब जो हो चुका है, तो काफ़ी नया ये जो चीज़ आई थी, दैट कैन हार्म अवर यूथ, ई सिगरेट्स। ठीक है, इस बिल को लाया गया ताकि ये प्रोहिबिट कर सकें। और आज हम
जो यूथ है ये किसी नए तरीके के नशे में ना पड़ जाए, राइट। तो यहाँ पर उसको भी बंद किया गया। साथ ही साथ ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज गई जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ये जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कस्तूरी रंजन कमेटी की, जो डॉक्टर कस्तूरी रंजन है उनकी अध्यक्षता, उनके अंदर ये बनाई गई और इन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर फ्यूचर। जो एजुकेशन सिस्टम रहने वाला है उसमें हम बदलाव देखेंगे। तो दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम एज वेल एंड एज ए जनरल नॉलेज एज वेल। फिर हम बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सॉरी, इन्होंने 20 यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया। पहले 6 दिए थे, अब 20 को दिया है। तो ये क्या होता है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस और ये कहाँ तक वैलिड है ये चीज़ करना या नहीं करना, ये सारे जो आर्गुमेंट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पर हम देखेंगे। फिर हम बात करें एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल ने रिप्लेस कर दिया है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 को, ठीक है। राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ड्राफ्ट सीड्स बिल भी यहाँ पर ड्राफ्ट सीड बिल भी आ गया है जो कि सीड्स एक्ट 1966 को रिप्लेस करने वाला है। साथ ही साथ एक कमेटी भी बनाई गई, ठीक है, जिसमें सारे सारे चीफ मिनिस्टर लोग बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। उनको पता है अशोक दलवाई कमेटी ने बोला है कि हमको फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, तो किस तरीके से करनी है ये रोड मैप तैयार करने के लिए कमेटी बैठेगी। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ ये जो जब रिलीज हुई ये डॉक्यूमेंट उसके बाद कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। तो वो सारे भी हम इसके साथ क्लब करके डिस्कस कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। तो रोड ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल लाया गया और अभी एक्ट बन चुका है। इसमें आपने सुना होगा बीच में कि काफ़ी सारे जो रोड सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं उनके जो आपका फ़ाइन होते थे ये काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई और सेफ्टी को इंक्रीज़ करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए, पेनल्टीज़ बढ़ा दी गई। तो ये पूरे के पूरे बिल को भी हम पढ़ेंगे। फिर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया 2019 में। ये डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। साथ ही साथ जो ग्रॉस रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको इस तरीके से बताइए, ताकि आपने देखा होगा जो एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का इशू चल रहा था मार्केट में, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से सॉल्व किया। इस पूरे इशू को डिस्कस करेंगे हम। फिर हम बात करें कि एक कमिटी बनाई गई टू रिकमेंड द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस ऑफ नॉन पर्सनल डेटा। So that we will also see that which committee was that and what are the recommendation if it came. मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल आया 2020 में जो कि अब पास हो चुका, एक्ट बन चुका। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस है ये भी हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो डिफेंस की अगर हम बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये पूरी पोस्ट क्रिएट कर दी गई। साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि हेड करेगा कौन, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही उसको हेड करेंगे। और आज मैं 25 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 24 मतलब एक दिन पहले ही एक यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा नोटिस जारी किया गया कि वुमेन ऑफिसर्स को नॉन कॉम्बैट सर्विसेज में परमानेंट कमीशन का अलाउ कर दिया गया है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इशू किया गया है नोटिस, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वर्डिक्ट दिया था कि वुमेन्स को परमानेंट कमीशन आर्मी में नॉन कॉम्बैट सर्विसेज है उसमें देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ हाइलाइट्स डिस्कस किए ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए इस पूरे ईयर का। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट ईच टॉपिक एंड डिस्कस ईच टॉपिक इन डेप्थ। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। लेट देखिए यहाँ पर कुछ बिल्स हैं जो अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक कवर करते हैं। ये सारे बिल्स को हम स्टडी करेंगे और इस टेबल पर वापस आएंगे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट समरी दी है, इनको हम डेप्थ में स्टडी करने के बाद वापस आएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो कि है कोविड-19। ओके, जो कोविड-19 डिसीज है, हम यहाँ पर देखेंगे कि
how the COVID-19 broke out in India and what are the initiatives and the steps taken by the government to tackle it. So basically, COVID-19 is a virus that was a new strain of COVID coronavirus which was originated in वुहान चाइना. ठीक है, फिर ये ग्लोबली स्प्रेड हुआ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 11 को इसको ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया. ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट केस था वो जनवरी 30 को आ गया था, कंफर्म केस. इसके बाद ऑब्वियसली जो ग्रोथ है कोविड-19 की वो एकदम से बढ़ती हुई हमको देखने को मिली. फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए. आप देखेंगे कि जो स्टेप्स थे वो हर एक डिफरेंट लेवल पे लिए गए. हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, या फिर कहीं अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स देने हैं किसी को, तो ये सारे सेक्टर्स में जो स्टेप्स थे वो लिए गए. अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए. तो सबसे पहला स्टेप कि 21 डेज का लॉकडाउन नोटिफाई किया गया पूरी की पूरी कंट्री में. ये किस पावर से किया गया? तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन दोनों ने पावर्स लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से, और यहाँ पर लॉकडाउन को नोटिफाई किया गया. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं कि क्या चीज़ खुली रखनी है, क्या चीज़ बंद रखनी है लॉकडाउन के दौरान, वो सारी की सारी गाइडलाइंस दी. अब ऐसा है कि सारी की सारी चीज़ें तो हम बंद रख नहीं सकते, तो कुछ एजेंशियल सर्विसेज और गुड्स थे जो कि चालू रखे गए. साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर था उसको भी ऑपरेशनल रखा गया. अब एजेंशियल गुड्स मतलब क्या? तो जो फूड है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेडिसिन है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सारी सर्विस फूड गुड्स को चालू रखा गया. साथ ही साथ सर्विसेज में हम बात करें तो बैंकिंग सर्विस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एजेंशियल गुड्स हो गया. तो दीज सर्विसेज वर ऑपरेशनल एंड मोस्ट ऑफ द सर्विसेज वर स्टॉप. राइट, तो ये चीज यहाँ पर की गई. फिर हम बात करते हैं कि कुछ और गाइडलाइंस दी गई ताकि जो स्प्रेड है कोविड-19 का इसको कम से कम किया जा सके. तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस है, डिफेंस सर्विस है, इन सबको अलाउ रखा गया. और होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस इस तरीके से जारी की कि जो टेम्पररी शेल्टर और फूड जिनको जरूरत है उनको मिल सके. और ये इंश्योर कौन करेगा? तो जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर हो गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होंगी दे विल इंश्योर so that adequate arrangement of temporary shelter and food for the needy are there. जो कि माइग्रेंट्स हैं, कुछ ऐसे माइग्रेंट्स जो रीलोकेट हो गए हैं और घर पहुंच रहे हैं अपने. तो जब घर पहुंच रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन करना है 14 डेज के लिए, ठीक है, ताकि कोविड-19 के स्प्रेड को हम कम से कम रोकें, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो सफ़र करके आए हैं. डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स टू पे वेजेस ड्यूरिंग द, इन्होंने जिन लोगों एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉय को रखे थे उनसे बोला गया कि अभी लॉकडाउन के दौरान कुछ वेजेस को पे करते रहना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय है उनके घर में एकदम से दिक्कत ना आ जाए. या फिर जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे ही बोला गया कि इस समय पर अगर रेंट को माफ़ कर सकते हो तो कर दीजिए. तो ये सब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ द्वारा किया गया. ठीक है, फिर यहाँ पर हम अपना जो पहला ऑर्डिनेंस है ये स्टार्ट करते हैं, दैट इज टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस. ऑर्डिनेंस इशू किया गया. अब ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको पता होगा कि सेंटर में जब ईदर ऑफ द हाउस और बोथ ऑफ द हाउस आर नॉट अवेलेबल और प्रेजेंट, मतलब दोनों हाउसेस में से कोई भी यहाँ पर चालू नहीं है जिससे कि कोई एक बिल पास अभी नहीं हो सकता है, तो उस दौरान पर जो प्रेसिडेंट है अंडर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस इशू करता है. ऑर्डिनेंस की ताकत उतनी ही होती है जितनी की एक लॉ या बिल पास होने के बाद एक्ट की होती है. बाद में जो ऑर्डिनेंस है मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकती है? तो 6 महीने और 6 वीक्स. 6 महीने मैक्सिमम टाइम है दो सदनों के बीच में मिलने का, और जो 6 महीने टाइम है और 6 हफ्ते टाइम है किसी भी ऑर्डिनेंस के पास होने का जब से सदन चालू हो गया है. ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? तो ऑर्डिनेंस यहाँ पर इशू किया गया क्योंकि अभी
दोनों सदन यहाँ पे नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो टैक्सेशन एंड अदर लॉज, रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन ऑर्डिनेंस, सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस हमने लागू कर दिया। अब इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या है, तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट है और कुछ फाइनेंशियल एक्ट्स हैं, फाइनेंस एक्ट्स हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, तो इन सब में हमने कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। मेन चेंजेस है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। मान लीजिए आपको इनकम टैक्स भरना था जून 29 तक, बट आप नहीं भर पाए, तो इसको एक्सटेंड करके आपका अगस्त कर दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मार्च 20 से जून 29 कर दिया गया, और आगे अब इसको और बढ़ा के अगस्त तक कर दिया। तो दे हैव एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट्स, दे हैव इशूड द नोटिसेस एंड नोटिफिकेशंस, ठीक है, कि जो अगर किसी अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल को इतने समय तक काम करके देना था, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर कोविड-19 की वजह से डिस्ट्रेस हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिडक्शन भी दिया गया आईटी एक्ट के, जैसे कि मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट फॉर पेमेंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन और अलाउंस सच एज आईटी एक्ट सच एज दोज ऑफ सेक्शन 80C 80GCC, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या बात की गई, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टीज हैं, यहाँ पर भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया कि जो इंटरेस्ट रहेगा, that should not for a delayed payment that should not increase more than 0.75% पर मंथ। फिर यहाँ पर बात करें पीएम केयर्स फंड के बारे में, तो आईटी एक्ट में इस तरीके से अमेंड किया गया, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप यहाँ पर पीएम केयर फंड में कुछ पैसा डालते हो, दैट इज यू प्रोवाइड द पीएम फंड टू द पीएम केयर्स फंड, then that will be eligible for 100% deduction while calculating his income under the tax। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये आपकी इनकम है और आपने 1,000 रुपये डोनेट कर दिया पीएम केयर्स में, और 1,000 रुपये ही लग रहा था टैक्स, तो क्या होगा कि इनकम जो है आपकी, उसमें से 1,000 रुपये माइनस करके जो 9,000 रुपये बचते हैं उस पर ही टैक्स कटेगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे बात करें तो जीएसटी, जो लोग जीएसटी में जिनको रिटर्न भरना था वो नहीं भर पाए, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा टाइम दे दिया है कि आप आराम से इसको भर सकते हो। तो दे हैव गिवन सम रिलैक्सेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एपिडेमिक का टाइम है, वॉर का टाइम है, नेचुरल कैलेमिटी, तो ये सारी वजह से जो जिसको बोलते हैं फोर्स मैज्योर, फोर्स मैज्योर मतलब होता है एन एक्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज हुई है जिसने सब पूरे विश्व को हिला के रख दिया है, तो यहाँ पर हम कुछ रिलैक्सेशन देना चाह रहे हैं जीएसटी के अंदर भी, जो लोग नहीं भर पाए उनको। तो आपको इस ऑर्डिनेंस का मतलब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने और मेजर्स लिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसको कोविड-19 के रिलीफ के लिए दिया गया। ये एक्चुअली आत्मनिर्भर जो भारत पैकेज था, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उसके अंदर ही एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसे आशा वर्कर्स मतलब जो आंगनवाड़ी वाले वर्कर्स हैं, या फिर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, ठीक है, ये इनको बोलते हैं हम पब्लिक हेल्थ वर्कर्स। इनको सबसे पहले इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया 50 लाख रुपए तक का, ठीक है। साथ ही साथ जो एकदम गरीब इंसान है, जिसके पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं है, या कोई ऐसा माइग्रेंट है, तो उसके लिए 5 किलो चावल और 5 किलो अनाज यहाँ पर दिया गया। साथ ही साथ 1 किलो यहाँ पर दाल दी गई, पर मंथ दी गई फ्री टू पुअर फैमिलीज फॉर नेक्स्ट 3 months, एंड दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडेड राइट नाउ। ये सब किसके अंदर कवर किया गया? जो फूड ग्रेन्स बांटे, तो दैट वाज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। So as per the press release, we can say that 80 crore individuals have been covered in under the scheme, right? फिर वुमेन अकाउंट होल्डर्स, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिन वुमेन्स ने खाता खुलवाया था, पर मंथ उनके अकाउंट में 500 रुपए आए नेक्स्ट 3 months तक।
साथ ही साथ जो पीएम किसान योजना थी उसका आपको पता होगा कि 2000 का 3 महीने में, हर 3 महीने में यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आता है। तो 3 नहीं, सॉरी, 4 महीने में। तो इसका जो इंस्टॉलमेंट था ये एडवांस में दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी ज़रूरत है इंसान किसान को पैसे की, इसलिए एडवांस में ये इंस्टॉलमेंट दे दिया गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि मंथली वेजेस जो होते हैं और कोई ऐसा वर्कर जिसकी इनकम 15,000 रुपये पर महीने से कम हो, तो उस इंसान का जो प्रोविडेंट फंड में उसको पैसा देना है, तो वो पैसा 24% ऑफ मंथली वेज सेंट्रल गवर्नमेंट उसके प्रोविडेंट फंड में डाल देगी। मान लीजिए उस इंसान का जो इनकम है 10,000 रुपये पर मंथ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि 24% ऑफ 10,000 मतलब 2400, so that will be given in the provident fund account of that guy, of that person। ठीक है, ये ऐसे बिजनेस में किया जाएगा जिसमें 100 से कम वर्कर्स हैं ऑब्वियसली। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो मनरेगा स्कीम है। उसमें जो पैसा या वेजेस देते हैं उसको 182 रुपीज से बढ़ाकर 202 रुपीज कर दिया गया पर डे। फिर हम देखते हैं कि सेंटर ने डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, ये कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो स्टेट्स के पास होते हैं। ये जब जरूरत आती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड टॉक्स अबाउट द मिनरल्स माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट, तो वहां पर यूज करना था इसको इमरजेंसी में। उस फंड को या ऐसे कोई और भी फंड है, ऐसे फंड्स को अभी यूज करने की सलाह दी गई है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। जो कि फंड यूज हो सकता है बेड्स इंस्टॉल करने में, या फिर किसी और चीज तरीके से, या फिर टेस्ट करा रहे हैं मान लीजिए हम, तो उसमें भी तो फंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन सारी चीजों में जो फंड्स यूज होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ इनिशिएटिव्स देखे। फिर हम देखते हैं कि आरबीआई ने क्या मेजर्स लिए। तो आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स को कम कर दिया, रेपो रेट को कम कर दिया। ठीक है, रेपो रेट कम करने से क्या होगा, जो बैंक्स हैं उनको सस्ते, आरबीआई के द्वारा सस्ते दरों पर लोन मिलेगा। अगर बैंक्स को सस्ते दरों पर लोन मिलेगा तो बैंक्स आगे भी सस्ते दरों पर पास ऑन करेगी, ऐसी आरबीआई मानती है। जब ऐसा होगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा बिजनेस करेंगे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इकोनॉमिक साइकिल रिवाइव कर सके। राइट, तो यहाँ पर पॉलिसी रेट्स को कट किया गया, रेपो रेट्स को कम कट किया गया। फिर लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। तो लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाएंगे, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जो सीआरआर है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, उसको कम कर दिया। मतलब कि कुछ पैसा जो बैंक है वो आरबीआई के पास रखती थी, ऐसा सेफ, ऐसा रिजर्व जो कि जरूरत पड़ने पर काम आ सके, ठीक है, उसको उन्होंने कम कर दिया। फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसको भी कम कर दिया। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कुछ ऐसे ऐसे असेट्स होते हैं किसी बैंक के पास जो लिक्विडिटी को मेंटेन रखते हैं, जो काफ़ी लिक्विड एसेट्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, काफ़ी लिक्विड है। लिक्विड मतलब जो आसानी से बेचा जा सके या खरीदा जा सके, काफ़ी लिक्विड है। तो ऐसे एसेट्स रखे जाते हैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज में हर एक बैंक के द्वारा। सबका डिपेंड करता है कि कितना उसके पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मतलब जितना उसके पास पैसा देने को है, मतलब कि आपने कुछ पैसा जमा किया होगा बैंक में, तो बैंक पर एक तरीके से जिम्मेदारी है कि वो आपको पैसा लौटाए। राइट, तो जो वो पैसा लौटा रही है उसका कुछ परसेंट वो अपने पास रखेगी, क्योंकि एकदम से अगर मान लीजिए लोग आ गए मांगने के लिए तो बैंक के पास खाली हाथ नहीं हो जाने चाहिए। दैट इज कॉल्ड बैंक रन। सो बैंक रन शुड नॉट हैपन, सो दैट दे हैव मेंटेन्ड सम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसकी परसेंटेज को भी आज की डेट में कम कर दिया गया, ताकि बैंकों को कम अपने पास रखना पड़े। तो पैसा ज़्यादातर कहाँ जाएगा, तो पैसा जाएगा पब्लिक के पास। पब्लिक के पास जाएगा तो इकोनॉमी रिवाइव करेगी। जो कि बोरोवर्स हैं, जिन लोगों ने उधार लिया था कहीं से या फिर लोन लिया था, कोई एनबीएफसी हो सकती है
इंडिविजुअल हो सकता है, तो उसको मॉरेटोरियम दिया गया। मॉरेटोरियम मतलब 3 महीने तक का छूट दी गई कि आप आराम से अपना पैसा भर दीजिए। ठीक है, अभी नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि कोविड 19 स्ट्रेस चल रहा है, आपका जो भी बिजनेस है दैट इज नॉट वर्किंग, इट्स ओके, यू गो फॉर 3 मंथ्स एक्सटेंशन एंड आफ्टर 3 मंथ्स यू पे ऑल द थिंग। और अगर आप एकदम से वो भी नहीं भर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो अपना एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है उसको अपने लोन में इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करा दीजिए कि आप धीरे धीरे आगे भर सकें। ठीक है, तो ये रिलीफ दिया गया बोरोवर्स के लिए। यहाँ पर कोविड 19 टेस्टिंग लेबोरेटरीज ओपन की गई और सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स प्रपोज किए गए। ठीक है, हर एक स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। ठीक है, क्या कहता है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, शुरू में इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस दिया गया, जो भी कोविड 19 का सिम्टम्स जिनको हो रहे थे उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस, मतलब आप टेस्ट करवाइए और देखिए कि आप कोविड 19 पॉजिटिव है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चालू की, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिया और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में भी काफ़ी सारे लैब्स को खोला गया। अब इन स्टेट्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट वी आर हैविंग अ जनरल आइडिया अबाउट द स्टेप्स दैट आर टेकन। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई कि अगर हमको टेस्ट करने हैं तो किसके करने चाहिए। तो सबसे पहले उनके करने चाहिए जो कि कोविड 19 पैंडमिक के द्वारा पॉजिटिव हुए किसी व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में थे। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ कभी बैठे हो जो कि बाद में कोविड पॉजिटिव निकला, तो सबसे पहले आपका टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 14 दिन का क्वारंटीन होना चाहिए ताकि अब आगे ये चीज़ है कोविड 19 उसको ना फैला सके। फिर हम बात करें कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है, मान लीजिए आप किसी एक ऐसे देश से सफ़र करके आए हैं जहाँ पर जो रेट है कोविड का काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए आप उस समय पर इटली से आए होते या किसी और देश से, चाइना से आए होते, तो वहाँ पर आप 14 दिन क्वारंटाइन हुई है सिम्टम्स तक देखने तक, और आपका टेस्ट होना चाहिए। फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स लिए गए। ठीक है, जैसे कि जो एग्ज़ाम्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया ताकि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको बढ़ाया जा सके। सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हुए, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, जिम्स, इन सब को टेम्पररी शट डाउन कर दिया गया, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स, है ना। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इनक्रेज किया गया कि वो लोग अपने घर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें घर से करें। ठीक है, कम से कम बाहर निकलें। तो ये सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स दिए गए। फिर हम बात करें कि यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल बैन किया गया कुछ ऐसे देशों में, बाद में सारे देशों में कर दिया था, बट कुछ ऐसे देशों में जहाँ पर कोविड का जो रेट है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई एक ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो इस पूरे जो एविएशन है आप यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर जगह छूट रखी गई थी, दैट इज ओनली फॉर द ऑफिशियल्स। ओके, सो यहाँ पर डीजीसीए ने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने ऑल पैसेंजर डोमेस्टिक एयर ट्रैवल यहाँ पर बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, ये लिस्ट है कुछ उन देशों की जिन पे हमने जिन जिन देशों से लोग वापस आए थे उनको क्वारंटाइन करना था मिनिमम 14 डेज तक। तो ये वो लिस्ट है, ये लिस्ट भी याद नहीं रखनी, बट आपको बस आइडिया होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं रेलवेज ने। तो रेलवेज ने क्या किया, तो रेलवेज ने कहा कि जो जो इसेंशियल कमोडिटीज का ट्रांसपोर्ट है, मान लीजिए कहीं पर जाके आपको फूड का ट्रांसपोर्ट करना है या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई सामान आपने मंगाया है उसका ट्रांसपोर्ट, तो दैट ट्रांसपोर्ट विल बी कंटिन्यूड। ओके, आपका स्मॉल पार्सल हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट हुए, तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू की गई। साथ ही साथ कुछ वेंटिलेटर्स हुए, है ना, इन सब कंटिन्यू किया गया। तो रोड्स हैं, रोड्स ने क्या किया, तो जो ड्राइविंग लाइसेंस जिन लोगों के ख़त्म हो गए थे, मान लीजिए जो जून 30 से पहले ही आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं ये बंद हो गए हैं, तो आप जा तो सकते नहीं हो गवर्नमेंट के पास क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया जो एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस है उनको टिल जून 30, 2020। ठीक है, फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है यहाँ पर, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय किया गया
जिसमें वो इंटरनेशनल जो क्रूज शिप्स है वो कोविड-19 को से जो लोग आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ट्रेड हो रहा है, उसमें भी कोविड-19 के लिए एक प्रोविज़न दिया जाए कि किस तरीके से ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह चेक करनी है आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही की गई। फिर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ वेंटिलेटर्स, मास्क, सैनिटाइजर एंड सर्टेन मेडिसिन प्रोहिबिटेड। उस समय पर मतलब मार्च 19 2020 की बात हो रही है, उस समय पर वी डिडंट हैव इनफ अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक वेंटिलेटर्स, मास्क। तो क्या किया गया, इन सब के सबसे पहले एक्सपोर्ट को बैन किया गया जब तक हमारे पास पूरा नहीं हो जाता है, हमारी इंटरनल जो सिचुएशन है वो हैंडल नहीं हो जाती है, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन है, तो इसको भी हमने बाहर मतलब एक्सपोर्ट को रोक दिया। फिर बाद में जब हमारे पास प्रोडक्शन इनफ हो गया जो इंटरनल नीड्स को फुलफिल कर पाए, बाद में हमने इनको ओपन कर दिया था, जैसे कि यूएसए को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया था। यहाँ पर बात की गई कि जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको कंटिन्यू किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी इशू की सारे के सारे स्टेट्स को कि आप डिजिटल वे में इस तरीके से जो प्रेसेस है, मतलब आपका जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, एफएम रेडियो है, न्यूज एजेंसी, इन सब को कंटिन्यू कीजिए, इन सब को मत रोकिए, क्योंकि द इंफॉर्मेशन मस्ट फ्लो। यू नो द मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? अगर मीडिया नहीं रहेगा तो मीडिया भी हमने रोक दिया तो कैसे पता चलेगा हमको, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि क्या सही है, ठीक है? तो ये सारी चीज की गई। तो जो मीडिया था, आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर है डिजिटल फॉर्मेट में तो ऑब्वियसली आ ही रहा था आपके साथ पास, और मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी यहाँ पे, तो मीडिया ने भी एक रोल प्ले किया और उसको अलाउ किया गया। फिर काफ़ी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान जो इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज जिसको हम बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फैलाई जाने लगी, जिससे कि ऐसा रिएक्शन आ सकता था या इमीडिएट एक्शन हो सकता था जो कि गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड था। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने एडवाइजरी जारी की सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको कम से कम किया जाए। और ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर गाइडलाइंस जो कि 2011 के रूल्स के हिसाब से थी, ये सारी की सारी जारी की गई, ठीक है? अवेयरनेस कैंपेन किया जाए। साथ साथ आपने सुना होगा कि पीआईबी का भी एक फेक न्यूज चेकर आया था, जो अभी भी है, जिसमें आपको लगता है कि कोई एक इंपॉर्टेंट सोर्स फेक न्यूज फैला रहा है, कोई एक ऐसा सोर्स जिसपे लोग बिलीव करते हैं और वो फेक न्यूज फैला रहा है, तो उसको आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हो एंड पीआईबी विल चेक द फैक्ट दैट इज इट राइट और अ फेक न्यूज। सो जो एडवाइजरी है मिस इन्फॉर्मेशन को कर्व करने के लिए भी जारी की गई, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जितनी से ज़्यादा फैलाई जा सके उसको प्रमोट करें। फिर यहाँ पर जो सेंसस और एनपीआर दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होने वाला था, सेंसस 2011 के बाद 10 साल बाद होता है, हर 10 साल में होता है, 2021 मतलब 2021 में होने वाला था, इसको अभी के लिए और एनपीआर को अभी के लिए रोक दिया गया, ठीक है? इसके फेजेस चलने वाले, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो फेजेस हैं अप्रैल से सितंबर, ये सारे फेजेस चलने वाले थे, इनको रोका गया, ठीक है? और आसाम में एनपीआर, ऑब्वियसली एनपीआर इज, आप मुझे एक अंतर बताइए कि सेंसस और एनपीआर में क्या अंतर होता है? देखिए, सेंसस जो होता है ये हर 10 साल में सारे की सारी आपसे इंफॉर्मेशन डिटेल्स कलेक्ट करता है कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन सिटीजन, तो ये बेसिकली बहुत ब्रॉड बेस्ड है सेंसस। बट जो कि एनपीआर है दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इट जस्ट टॉक्स अबाउट वेदर यू आर अ रेजिडेंट फॉर पास्ट 6 मंथ और नॉट। मतलब जो भी यहाँ पे रह रहा है इंडिया में, चाहे वो सिटीजन हो या नहीं हो, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट हो या इलीगल माइग्रेंट हो, बस अगर आप पिछले 6 महीने या उससे ज़्यादा से रह रहे हो, तो रेजिडेंट हो आप, तो उसमें आपका एक रिकॉर्ड लिया जाएगा। एनपीआर इज अ वेरी स्मॉल थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सेंसस। ओके, तो इन दोनों चीज़ों को अभी फॉर दिस इंस्टेंट रोक दिया गया।
से कुछ ऑफिसर्स का एम्पावर्ड ग्रुप कंस्टिट्यूट किया गया कोविड-19 के लिए स्पेशली, कि वो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सके, प्लान्स को फॉर्मुलेट कर सके और अपने हिसाब से ऑपरेशन कर सके कोविड-19 के खिलाफ इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ स्टेप्स लेने के लिए। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया गया था। तो ऐसे 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स ऑफ ऑफिसर्स बनाए गए। ठीक है, फिर यहाँ पे बात की जाती है इंसॉल्वेंसी की। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में लाया गया था। अब क्या हुआ, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किस लिए लाया गया था? आपको पता होगा कि जो कंपनीज या जो इंडिविजुअल एनपीए हो जाते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि जो लोन लिया था वो नहीं चुका पा रहे हैं काफी दिनों तक, उनकी कार्रवाई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में होती है, जो कि एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार करता है। अब यहाँ पर मिनिमम थ्रेशोल्ड, मतलब कितने रुपए तक हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में जा सकते हैं, तो 1 लाख रुपए, दैट इज 1 लाख रुपीज वॉज द मिनिमम अमाउंट दैट अ डेप्टर और डेप्टर कंपनी कैन आस्क, कि वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत अपना रेजोल्यूशन प्लान स्टार्ट करे। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसने इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा के 1 लाख रुपीज से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपीज कर दिया गया है, कि इससे कम अभी यहाँ पर जो केसेस है इंसॉल्वेंसी में ना जाए। क्यों? क्योंकि इस समय पर जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो आप एमएसएमई ले लीजिए, चाहे किसी एक बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस, तो सारी की सारी most of the industries are under stress right now because of the large scale economic distress caused by the COVID-19। तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान में जाने के लिए, इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया। फिर ईपीएफ विड्रॉवल लिमिट को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया, जो कि आपका है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ कंटिन्यूअस बेस्ड प्रोविडेंट फंड स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयज इन। तो एक्चुअली ये स्कीम क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत ऐसा है कि जो भी 20 से ज़्यादा वर्कर्स, ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो उनको जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है, इन दोनों को कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा है कि द परमिटेड अमाउंट वुड बी 3 months सैलरी और 75% ऑफ द लाइंग मेंबर्स पीएफ अकाउंट विच एवरेज लेसन। तो यहाँ पर जो विड्रॉवल है, मतलब आप अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा ले सकते हो जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, वो पैसा आप ले सकते हो अगर आप बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन में हो। ठीक है, तो जो 75% ऑफ द 3 month सैलरी, मतलब जितनी भी आपकी सैलरी है उतना अमाउंट, या फिर 75% जितना आपका प्रोविडेंट फंड है, इतना पैसा आप निकाल सकते हो। जो इन दोनों में से जो भी कम हो वो पैसा आप निकाल सकते हो ईपीएफ से। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके से एक बैकअप दिया गया, जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है तो ईपीएफ से वो अपना पैसा निकाल पाए इस सिचुएशन में। आरडीआई मतलब IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, जैसे कि बैंक्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है? आरबीआई। सिक्योरिटीज एक्सचेंज के लिए कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है आपकी IRDAI। तो ऐसा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान काफ़ी ज़्यादा हेल्थ लॉस हुए, काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई। तो जो डेथ्स हुई उस पर जिन लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर इंश्योरेंस ले रखा था, वो इंश्योर किया IRDAI ने कि उनको जो भी इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा था उसका पैसा सही तरीके से मिले। ऐसा ना हो कोई भी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी वो ये जाके बोल दे कि पेंडेमिक इज नॉट कवर्ड इन अवर टर्म्स एंड गाइडलाइंस, सो वी विल नॉट गिव यू द कवर ऑफ इंश्योरेंस। तो ऐसा ना हो जाए, तो IRDAI ने इंश्योर किया ये चीज़। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी क्लेम्स थे उनका चेक भी रखा गया है यहाँ पर। all the claims under COVID-19 must be reviewed by the claim review committee
मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे मना कर दिया है कि वो पैसे देने से, तो देयर विल बी अ रिव्यू कमिटी दैट विल चेक कि उसने जो मना किया वो सही है या गलत है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि स्टेप्स अनाउंस टू ईज द लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स ऑफ द डिस्कॉम्स। देखिए डिस्कॉम्स क्या होता है, डिस्कॉम्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं क्या, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अभी के टाइम पर जो डिस्कॉम कंपनीज हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड में हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ ऐसी मेजर्स अनाउंस किए हैं जिससे कि जो डिस्कॉम्स कंपनी का लिक्विडिटी प्रॉब्लम है ये थोड़ी देर के लिए सॉल्व हो सके। जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जनरेशन ट्रांसमिशन कंपनी शुड कंटिन्यू द सप्लाई एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अभी का जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका सप्लाई और ट्रांसमिशन नहीं रोकना चाहिए। भले ही अगर डिस्कॉम कंपनी पैसा नहीं पे कर पा रही है, फिर भी जो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको ट्रांसमिट करते रहना चाहिए। ठीक है, लेट पेमेंट अगर करती है तो उसके चार्जेस अप्लाई ना हो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सिमिलर एडवाइजरी दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। तो सम ऑफ दीज मेजर्स आर टेकन। ठीक है, डिस्कॉम कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पेमेंट सिक्योरिटीज टू द जनरेशन कंपनीज। जो डिस्कॉम कंपनी है वो क्या करे कि एक सिक्योरिटी, पेमेंट सिक्योरिटी बना के दे दे जनरेशन कंपनी को, ताकि थोड़ी देर के लिए वो पैसा ना पे करे, बट वो सिक्योरिटी वहां पर रख दे और बाद में अपना जो पैसा है उसको पे कर दे। फिर यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 को एक्सटेंड कर दिया गया 2021 तक, मार्च 2000। तो ऐसा है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 तक की थी। उसके बाद जो है नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आने वाली थी, बट कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन इट इज नॉट एज एडवाइजेबल टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अभी के लिए यहाँ पर जो पुरानी पॉलिसी थी उसी को कंटिन्यू करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि तो जीएसटी और कंपनसेशन सेस। देखिए कंपनसेशन सेस क्या होता है, जब जीएसटी लागू किया गया था तो कुछ ऐसे स्टेट्स को काफ़ी घाटा हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम गुजरात भी ले लेते हैं, तो अगर गुजरात जैसे स्टेट्स को घाटा हो रहा है तो सेंटर के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता था स्टेट को, जिसको हम बोलते थे कंपनसेशन सेस। ठीक है, तो इन सबको अभी के लिए कंटिन्यू किया जाए इस पीरियड के दौरान। और जो सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम है, ठीक है, इसको, इस स्कीम को छोड़कर बाकी सारे जो एक्सपोर्ट स्कीम्स हैं वो सारी की सारी जो स्कीम्स चल रही थी उनको वैसा का ही वैसा कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर रिलीफ मेजर्स दिए गए थे पॉलिसी ऑफ ट्रेड को, तो दिस वर देयर। फिर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में क्या, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के क्राइटेरियाज में क्या क्या चेंजेस आए। तो क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, तो उस मिनिस्ट्री ने सारे के सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज कर दिया अंडर द B2 कैटेगरी प्रोजेक्ट। ये B2 कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर अभी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमने डाल दिए हैं, जैसे कि आपको ड्रग्स बनाने हैं, पीपी किट्स बनानी है। अब इस ऐसे केसेस में जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा के बाद में, तो उसको अभी यहाँ पर ना किया जाए। दैट इज दीज प्रोजेक्ट्स आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, सितंबर 30 तक का लिमिट दिया गया है, तो यहाँ तब तक ये चीज़ चल सकती है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे कि आप कभी भी कंपनी में कुछ भी इनोवेशन करते हो, तो या फिर कोई एक नई चीज़, कोई एक प्रोजेक्ट चलाते हो, तो उस पे के इफेक्ट्स हर जगह होते हैं, ऐसे ही इन्वायरमेंट में भी इफेक्ट्स होते हैं। अब इन्वायरमेंट पे उस चीज़ का, जो भी प्रोजेक्ट आप चला रहे हो, उसका क्या इफेक्ट होता है, इसका पूरा असेसमेंट किया जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा। ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि क्या क्या नेचर को नुकसान हो सकता है इस काम से। उसके बाद जो है प्रोसीजर होता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस का, उसको अभी के लिए रोक दिया गया है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो कि मोर इम्पोर्टेंट है। जैसे कि
अभी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल पीपीई किट को मैन्युफैक्चर करना है तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। और साथ ही साथ जैसे मान ली किसी कंपनी का इन्वायरमेंट क्लियरेंस का डेट अभी एक्सपायर हो गया था, तो उसको थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है। यहाँ पर एक और बात की गई है कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सारी की सारी जो कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है, उनको मिनिमम 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट देना पड़ेगा सीएसआर में। सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। जो कंपनी है वो सीएसआर के अंदर पैसा देगी। अब जो सीएसआर का स्कोप है इसको बढ़ा दिया गया है। सीएसआर आपको बेसिकली पता ही होगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो सोसाइटी को बेनिफिट करें। मान लीजिए जो पैसा है ये किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहा है जिसको जो फ्री में बच्चों को पढ़ाता है, तो सोसाइटी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक कंपनी की, वही फंड्स के रूप में यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा दी जाती है। तो उसका जो स्कोप है कि मतलब सीएसआर में क्या क्या आएगा, इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें जो पीएम का रिलीफ फंड है या फिर पीएम केयर्स फंड है, इन सारी चीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपने 1 लाख करोड़ आपकी टर्नओवर है आपकी कंपनी का। ठीक है। तो जो 1 लाख करोड़ है उसमें से 2% आपको देना है मान लीजिए सीएसआर फंड में। तो वही पैसा अगर आप पीएम केयर्स फंड या कोविड-19 से लड़ने में मदद करते हो तो वो सीएसआर में ही काउंट होगा। राइट। तो ये चीज भी यहाँ पर कर दी गई है। फिर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने काफी सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस शुरू कर दिए हैं। ये डीआरडीओ के साथ मिलकर कहीं ना कुछ इनोवेशंस कर रही है, जैसे कि इंडिजीनियस वेंटिलेटर्स बनाना, कुछ मास्क बनाना, या इस तरीके की टेस्टिंग किट तैयार करना जो कम समय में और कम पैसों में जल्द से जल्द रिजल्ट दे सके। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक टास्क फोर्स सेटअप किया जिसके द्वारा वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी को मैप करेगा। ठीक है। ताकि वो जल्द से जल्द सॉल्यूशन ला सके, डायग्नोसिस मतलब पहचानने में, टेस्टिंग में, हेल्थ केयर डिलीवरी सॉल्यूशंस, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। इसमें इनोवेशन, स्टार्टअप और एमएसएमईज को सबको प्रमोट किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं डेडलाइंस फॉर स्केड्यूल्ड कमीशनिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एक्सटेंडेड। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया कि डेडलाइन थी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लाने की, जैसे कि मान लीजिए कोई एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जैसे हम सोलर मान लेते हैं, एक सोलर प्रोजेक्ट 2020 मई तक लगना था, क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। उसकी जो डेडलाइन थी कि इस दिन तक लगना ही था, उसको अभी के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है यहाँ पर। क्योंकि देखिए जो सप्लाई चेन है, क्योंकि काफ़ी सारा जो सामान है रिन्यूएबल एनर्जी में वो अलग अलग देशों से भी आना था। ठीक है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर से भी आना था। फॉर एग्जांपल चाइना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्योंकि अभी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ये रुका हुआ है, तो यहाँ पर जो डेडलाइन है उसको भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है। फिर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने एडवाइजरी जारी की स्टेट गवर्नमेंट्स को टू इंश्योर ऑपरेशनल कंटिन्यूटी ऑफ द पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन इन द कंट्री। मतलब कि जो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन का काम है इसको ना रोका जाए, इसको कंटिन्यू रखा जाए, ये एक एडवाइजरी भी जारी की गई। अब पावर इसमें कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं, तो ऑब्वियसली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसमिशन, दैट इज इंटर स्टेट ट्रांसमिशन। फिर हम बात करेंगे इंटर स्टेट पावर जनरेशन नेटवर्क, सर्टेन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर स्टेशन, तो इनको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। फिर देखते हैं दैट इज रिलैक्सेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और सर्विस प्रोवाइडर्स जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अनाउंस किया है। ठीक है। जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कोई एक इंसान बीपीओ, दैट इज जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं उसमें काम करता है, तो वो एक क्या हो गया, वो एक अदर सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अब कोई नया इंसान बीपीओ में जुड़ता है
तो अब वो बाहर तो जा नहीं सकता था, उसको घर बैठ के ही काम करना पड़ेगा। जब वो घर बैठ के ही काम कर रहा है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उसे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से। ठीक है, उसको बताना पड़ता है मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ बीपीओ में, क्योंकि बीपीओ जो डील करता है ये फॉरेन कंट्री से भी डील करता है। इसमें क्या होगा कि जब हम इंडिया से बाहर की चीज़ों से डील कर रहे हैं तो देयर इज अ सिक्योरिटी कंसर्न ऑब्वियसली, सो द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन हैव टू बी इन्फॉर्म्ड एंड इंश्योर्ड कि भाई क्या काम कर रहे हो आप। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने कुछ एक्सेम्पशन दी गई है, क्योंकि कोई इंसान अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के ऑफिस में तो जा नहीं सकता है। तो अभी यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन, या फिर हम यहाँ पे जैसा इस तरीके से लिखा है रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। बट यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर की गई है कि आपका जो काम है उससे जो कंट्री की सिक्योरिटी है ये सब कॉम्प्रोमाइज ना हो, वीपीएन का यूज ना किया जाए। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पे की गई हैं। और अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल ये चीज करता है, कोई ऐसी चीज जिससे कंट्री को नुकसान हो या फिर कोई किसी की सिक्योरिटी हर्ट हो, तो फिर यहाँ पर वायलेशन का जो पेनल्टी है ये कंपनी को और एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें एक एडिट मैं कर देता हूँ कि जो वीपीएन है, तो वीपीएन अलाउ किया गया है बट स्टिल दैट सिक्योरिटी कंसर्न्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो कोविड-19 है उस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीटली कवर कर लिया है। आगे भी हम इस टॉपिक को कवर, इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखते जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, सो हियर कम्स द एंडिंग पार्ट। वी हैव अंडरस्टूड द टॉपिक टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। डेफिनेटली आवर टीम विल गिव यू द आंसर। और आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, आप किसी भी चीज़ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, आप सब अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो है, इसका जो सीरीज़ का नया पार्ट है, क्योंकि अब ये बुक तो ख़त्म हुई नहीं है, ये डॉक्यूमेंट हम पूरा ख़त्म करके ही बंद करेंगे ना, तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आ जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।